गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूपीएससी 101 पे। गाइस, मी विद अभिषेक एज योर एजुकेटर, मेंटर एंड इंस्ट्रक्टर स्वागत करता हूं आप लोगों का यूपीएससी 101 पे एक बार फिर से। मेरे देश के नाजुक जवानों, मेरे देश के भविष्यों, आपके ऊपर भारत का भविष्य डगमगा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉक शो। टॉक शो अपने शुरू करते हैं। फटाफट एकदम जल्दी जल्दी गोली की रफ्तार से पहुंचिए। वांट टू सी एवरी वन ऑफ यू। क्लास देखो आज बहुत टाइम से शुरू हो जा रही है, ठीक है? तो एकदम जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए। आदत है ना आप लोगों को 10 मिनट 15 मिनट समथिंग लाइक दैट, ठीक है? एकदम जल्दी जल्दी फटाफट गोली की रफ्तार से पहुंचने की कोशिश कीजिए ताकि हम अपनी लेक्चर नंबर 10 जो टॉक शो हमारा चल रहा है, और आपको अच्छे से पता है हम टॉक शो किस चीज को कहते हैं। इंडियन सोसाइटी वाली क्लास को टॉक शो ही कहा जा रहा है और काफी ज्यादा एनरिचिंग ये सेशन है, ठीक है? बिकॉज इसका कितना यूज कहां कहां है मैं आपको बता चुका हूं कि इंडियन सोसाइटी का जो टॉपिक है वो बेसिकली मतलब इंडियन सोसाइटी एज ए टॉपिक अगर हम ले आपके जीएस पेपर 1 का, तो जीएस के सारे सेगमेंट्स को ये टच करता है गाइस। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जीके हो, ठीक है? चाहे वो मतलब हर सेगमेंट ऐसे वाला पेपर मतलब एक मल्टी डायमेंशनल कंटेंट है और इस पर एक अपना ओपिनियन मतलब हर मुद्दा ही आपकी अपनी बेसिकली कैरेक्टर को डिफाइन करता है। बिकॉज इससे जो आए हुए क्वेश्चन है वो हमेशा आपका ओपिनियन पूछता है एंड द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल अबाउट एन एक्सप्रेशन ऑफ योर सोशल कॉन्सियसनेस। मतलब एज ए पर्सन आप कितने जागरूक सिविलियन हैं, ठीक है? इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन बेसिकली यही चेक करता है। और रही बात जीएस की, तो हर सेगमेंट से कनेक्टेड है। तो बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा, ठीक है, मल्टी डायमेंशनलिज्म है इस कंटेंट में और इसीलिए इसको पढ़ने में इतनी तकलीफ भी होती है। तो कुल मिला के 10वें लेक्चर में आप आए हैं और मैं आशा करता हूं कि उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपको एक रास्ता तो जरूर दिखा होगा। इतना भी अगर करने में मैं सफल हो जाऊं तो मेरा काम सार्थक। समझ में आ रही है बात? तो चलिए फटाफट पहुंचने की कोशिश कीजिए। अभिषेक के रूप में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज थोड़ा सा लाइन बदल दिया मैंने, ठीक है? आई अभिषेक एज योर एजुकेटर, मेंटर एंड इंस्ट्रक्टर वेलकम यू ऑल विद लॉट्स ऑफ लव। बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सफलताएं, बहुत सारी स्माइल्स, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारी पान का पत्ता, सब कुछ आप लोगों के लिए। इंडियन सोसाइटी वाली कॉपी सामने आए और एकदम फटाफट आप लोग जल्दी से पहुंचने की कोशिश करें। लेक्चर नंबर 10 है। नोट्स बनाने के लिए कॉपी जो इंडियन सोसाइटी की आप लोगों ने बना के रखी है वो सामने निकाल के और जल्दी से फटाफट थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा अपने एंड से ताकि जल्दी से जल्दी लोग पहुंचने का कष्ट करें। राइट गाइस? सो चलिए, कहानी कैसे शुरू हुई थी थोड़ा सा अगर मैं आपको हल्का फुल्का पहले बता दूं तो हमने बेसिकली ये कंटेंट शुरू किया था। अगर आप सिलेबस, मैं हमेशा आप लोग को दिखाते रहता हूं ताकि आप लोगों को कभी ना लगे कि बेवजह की भाषणबाजी इस क्लास में हो रही है, क्योंकि आप लोग जीवन में पहली बार ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं। और सोशल मीडिया पे अगर मैं देखूं तो मेंस के कंटेंट के रूप में ऐसा कुछ मुझे कहीं कभी दिखता नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीजों को ना उसकी कद्र कीजिएगा आप लोग, ठीक है? जितनी मेहनत से मैं शिद्दत से ये चीजें आपको करा रहा हूं, आप लोग भी उस तरीके से कोऑपरेट करोगे तो डेफिनेटली दैट इज लाइक अ काइंड ऑफ द मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो। तो लाइक वाइक करने वाला काम भी नहीं भूलना है, ये सब काम होते रहना चाहिए। कमेंट वगैरह 2 शब्द लिखते हो तो पढ़ के मुझे अच्छा लगता है दैट सर यस आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। मैं पढ़ता हूँ, क्या लगता है, कभी कभी मैं अपने वीडियोस देखता हूँ। ऐसे टाइम भी बहुत कम होता है, इन सब चीजों के अलावा कुछ अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ तो वो बड़ा मेरे लिए अच्छा मोमेंट होता है जब आप लोगों को कमेंट में देखता हूँ, आप लोगों के मैं लाइक्स देखता हूँ, ठीक है? तो ये काम होते रहना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था दैट वाज लास्ट क्लास में, आप लोग को याद हो, दैट वाज बेसिकली दिस, हमारा कम्युनलिज्म तो हो गया है, सांप्रदायिकता काफी जबरदस्त इसमें हम लोगों ने हंगामा किया, ठीक है? नारियों से संबंधित बातें बहुत सारी हमने की हैं, फैमिली से संबंधित बहुत सारी बातें की हैं। इन सब चीजों पर ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट भी हमने पढ़ने की कोशिश की है, जो साफ साफ लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के सैलिएंट फीचर्स को भी समझने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजें अब 10वें लेक्चर में है, ठीक ठाक आप लोगों का आइडिया जनरेट होना चाहिए। अब हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट क्लास में सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसी कहानी को आज एक अच्छे मोड पर एंड करना है, ठीक है? तो आगे हो सब लोग, आओ जल्दी जल्दी फटाफट पहुंचो। कहां रह जाते हो, इतना टाइम क्यों लगता है आने में? प्लीज बी क्विक।
ठीक है, शेयर करो इसे जल्दी जल्दी, लाइक करो सब, अभी गर्दन उड़ा दूंगा सबका मैं सीरियसली। ठीक है, मैं अपना गला फाड़ के जान निकाल के भी सामने रख दूं ना, तुम लोग यार मतलब हमेशा वही हिस्ट्री ज्योग्राफी करते रहो, कैसे पता नहीं यूपीएससी की तैयारी तुम लोगों की होगी, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। ठीक है, एनीवेज तो चलिए, ये सिलेबस में हम लोगों ने सेक्युलरिज्म शुरू किया था, सेक्युलरिज्म शुरू किया था, धर्मनिरपेक्षता शुरू किया था, इसकी बेसिक डेफिनेशन हमने देखी थी। थोड़ा सा रिवाइज करना बनता है, बिकॉज ये चीजें बेसिकली जीवन में पहली बार आप लोग इस तरीके से पढ़ रहे हो, तो मैं मान के चलता हूं कि हर नेक्स्ट क्लास में 5-7 मिनट में पीछे वाली क्लास को रिवाइज करता हूं। ठीक है, ताकि चीजें थोड़ी सी रिपीट हो, आप लोग बेसिकली दिमाग में आपके रुके। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन जो हुई थी, मैंने तो कुछ क्वेश्चंस में दिखाता हूं, इसकी बेसिक डेफिनेशन जो थी वो मैंने आप लोग को सबसे पहले दिखाई थी। ठीक है, डेफिनेशन के बाद बेसिकली कि सेक्युलरिज्म कहते किसको, ठीक है, कि भाई सेक्युलरिज्म के दो मायने होते हैं, एक तो स्टेट के लिए कि भाई उसका कोई धर्म नहीं होगा, दूसरा सिविलियन के लिए, कि वो स्वतंत्र है अपना धर्म अपने हिसाब से मानने के लिए। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने हिसाब से करने के लिए। तो टू फोल्ड बाईफोल्ड मीनिंग थे सेक्युलरिज्म के। वन वाज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट, दैट स्टेट विल ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली एंड स्टेट विल हैव नो रिलीजन एज सच। तो बाईफोल्ड मीनिंग था सेक्युलरिज्म का। ठीक है, और सिविलियंस के लिए, जो हमारे लिए, जो नागरिकों के लिए इसका अर्थ था वो ये था, ठीक है, कि भाई हम अपने हिसाब से अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार, उसका प्रोत्साहित कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। दिस वाज समथिंग लाइक द इंडियन सेक्युलरिज्म। यहाँ पे उसके बाद अब जब हम आगे बढ़े थे, ठीक है, तो आगे बढ़े थे तो मैंने कुछ प्रश्न आपको दिखाए थे, प्रश्न तो मैं अभी भी दिखाऊंगा। फिर हमने देखा था कि भाई सेक्युलरिज्म के संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में कितने हैं। संवैधानिक प्रावधान मतलब सेक्युलरिज्म कहां कहां कैसे कैसे, ठीक है, मैनिफेस्ट या एक्सप्रेस किया गया है हमारे संविधान में। तो वहां पे हमने देखा था कि प्रियम्बल में इसकी चर्चा हुई थी, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के रूप में, मौलिक अधिकारों के रूप में आर्टिकल 25 से 28 तक फंडामेंटल राइट हमें अलग अलग प्रकार के अधिकार देता था। समझ में आ रही है बात, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट से जुड़े कुछ और सब्सिडियरी आर्टिकल्स देखे थे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेसिकली सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है, सेक्युलरिज्म को सब्सटैंशिएट करता है, सप्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। 14, 15, 16, 17 जो अनटचेबिलिटी को दूर करने की बात करता है, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बातें करता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एक प्रकार की सहिष्णुता को स्प्रेड करने की ये बातें करता है। तो इस तरीके से संविधान ने किस तरीके से सेक्युलरिज्म को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, इसके अलग अलग प्रावधान मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद हमने समझने की थोड़ी सी कोशिश की थी, हालांकि ये मुद्दा अनटच्ड रह गया था, कि भाई वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म का क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये बातें बेसिकली थोड़ी सी इनकम्प्लीट अभी रह गई थी, इसको हमें आज से शुरू करना है। और एज इट इज यही क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, जो मैंने आप लोग को बताया था। आप लोग चाहें तो ये जो क्लासेस कर रहे हो ना, ये जो क्वेश्चंस मैं दिखाता हूं, इसको आप लोग लिख सकते हो, लिखो, ये क्वेश्चन दिखाने का काम मैं क्यों करता हूं, और एग्जैक्टली जो आप पढ़ रहे हो उसका क्या फायदा है अगर आप इस पर कुछ लिखते नहीं हो तो। जैसे मान लो कि हाउ द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न, इस पे आप लोग एक 150 वर्ड्स में आंसर लिखो। 150 वर्ड्स का मतलब ये 10 मार्कर है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, आप लिखो इस पे आंसर, लिख के पीडीएफ बनाओ, टेलीग्राम पे सेंड करो, मेरे से चेक करवाओ। एग्जैक्टली सेम एक क्वेश्चन और मैंने 2019 का दिखाया था आपको, दैट भारत में बेसिकली जो सेक्युलरिज्म के चैलेंजेस हैं वो क्या है। अभी हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि इसके 2 पॉइंट्स तो आपको ऐसे ही पता है, कम्युनलिज्म और बेसिकली पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। 2 पॉइंट तो आपको अभी ही पता है इसके, जबकि हमारा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आराम से आप लोग क्वेश्चंस हैंडल कर लोगे, बस जो बताया जा रहा है उसको प्रॉपरली देखो। अब आज की कहानी को आगे हो आप लोग।
आओ जल्दी यार, टॉक शो शुरू हो चुका है, ठीक है, और सेक्युलरिज्म वाले टॉपिक को आज अच्छे से खत्म करना है हमें, ठीक है। जल्दी जल्दी पहुंचिए फटाफट, ठीक है। तो ये सब अब कहानी को आज आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ बातें मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है, कि ये क्लासेस जैसे ये एडिटोरियल वाली हमारी क्लास है जो कि मैं आज नहीं ले पाया, ठीक है। एक छोटी सी संभावना है कि शायद कल भी नहीं ले पाऊं, बट परेशान मत होना, एडिटोरियल इज समथिंग लाइक दैट ना। परेशान मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं ले पा रहा हूं उसको मैं जस्टिफाई कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर एडिटोरियल की क्लास कभी एक दो दिन आप नहीं ले पाओ या आप भी ना ले पाओ, मैं एक दो दिन नहीं करा पाऊं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आप 7 दिन करते हो ना, सारी चीजें रिपीट हो जाती है। एडिटोरियल इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब महीने में अगर मान लीजिए 25 क्लास एडिटोरियल की हम करते हैं, उसमें मान लो 25 की जगह 20 ही हो पाता है, या तुम ही कभी 5 नहीं, इट्स ओके। अगर 20 भी कर ले तो इट्स मोर देन सफिशियंट। कंसिस्टेंटली हम करते रहते, बीच में एक छोटा मोटा ब्रेक आ जाए कभी कभार आपके एंड पे, कभी कभार मेरे एंड पे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक द डिफरेंस। लेकिन हाँ, कंटिन्यूटी बरकरार रहे, ये बात ध्यान रखिए। तो इन क्लासेस की अहमियत आपके मेंस वाले परीक्षे में जबरदस्त है। छोटी सी संभावना है कि कल शायद मैं कोई भी क्लास ना ले पाऊं, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू माई मदर, और व्हेन इट्स मदर, तो फिर आप समझ सकते हो कि दुनिया में कोई भी चीज फिर उसके बाद ही है। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं लूंगा ही, बट देयर इज प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है कल नहीं लूं। तो कल अगर नहीं लूंगा तो वेडनेसडे को डेफिनेटली, वेडनेसडे से चीजें नॉर्मली शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस क्लास में तो डेफिनेटली ही आया कीजिए, मेंस की तैयारी इस क्लास के बिना अधूरी है। अच्छा, आप लोगों में से अभी भी कुछ नए लोग हैं तो उनको स्पेशल क्लासेस की मैं इंटीमेशन दे दूं कि अगर जो लोग प्लस पे नहीं हो उन लोगों के लिए जो यूट्यूब की क्लासेस है और स्पेशल क्लासेस है, बहुत बड़ा रिसोर्स है, बशर्ते इसका उपयोग किया जाए, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस मैं 3 तरीके से लेता हूं। एक वर्ड फोकस का सेगमेंट होता है, एक आंसर राइटिंग का सेगमेंट होता है, एक वर्ड फोकस वाला जिसमें अलग अलग मुद्दों को हम डिस्कस करते हैं, दूसरा आंसर राइटिंग का सेगमेंट होता है, और तीसरा करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, जहां पे बेसिकली मैं क्विज शुरू करूंगा इस वीक से। हफ्ते में 1 या 2 क्विज, वीक को पूरा कवर अप करते हुए, जो भी 15-20 अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो रोज रोज क्वेश्चंस आते रहते हैं 10-15, तो अंड संड होता है ना। हफ्ते में 10-12-14 से ज्यादा जरूरी क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, उसको मैं आप लोगों के साथ कवर अप करता रहूंगा। तो जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है, इस नाम से फॉलो जरूर कर लीजिएगा स्पेशल क्लास के लिए अनअकैडमी के ऐप पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे से किसी भी प्रकार का मतलब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए मैं जो भी मैसेज डिलीट मैं कहता हूं आप लोगों को, कुछ आप लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूं, ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, दैट इज स्टडी विद अभिषेक _ अनअकैडमी फॉर एनी फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन विथ मी, ठीक है। और इस तरीके से हम अपना सफर शुरू करते हैं। ये मेरा एक नाम है जो आप ही लोगों से मिला है, दैट इज AR101। इसको सब्सक्रिप्शन में यूज किया जाता है। यूज करोगे तो 2 फायदे आपको मिलते हैं, एक तो 10% आपको ऑफ मिलता है, दूसरा आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग, मतलब इस प्रिपरेशन में मैं आपको गाइड करता हूं थ्रू आउट द वे कि भाई इस तरीके से पढ़ो, ये करो, वो करो, यहां से ये क्लास, वहां से वो क्लास, जो कि बहुत जरूरी है। सिंपली एक सब्सक्रिप्शन ले लेना, मैं देखता हूं बच्चों को जूझते हुए, थकते हुए, ठीक है। किसी को मेंटरिंग की प्रॉब्लम है तो वो आता है, मैंने कहा यार कोड यूज करोगे तभी तो पर्सनली मैं तुमसे कनेक्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज ये फिर अनऑर्गेनाइजेशनल हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी व्यवस्था है, बट हाँ, ये सब काम थोड़ा सा ढंग से कीजिएगा। मियरली सब्सक्रिप्शन ले लेना या किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेना कहीं से सॉल्व नहीं करता है इस प्रोसेस को। ये बात 1 साल बाद समझ में आती है। एक प्रॉपर गाइडलाइन की बहुत जरूरत होती है, और वहां पे आपके लिए मददगार सिद्ध होगा ये, अगर आपको लगता है दैट आई कैन बी द कैपेबल मेंटर AR101, राइट। चलिए कहानी अपनी शुरू करते हैं आज की। बहुत सारे प्यार और बहुत सारी आप लोगों को स्माइल्स टू ऑल योर ब्यूटीफुल हैंडसम्स, ब्यूटीफुल्स एंड हैंडसम्स। चलिए अपनी कहानी आज की शुरू करते हैं। दिखा तो दिया ही मैंने आप लोग को कि भाई हमने लास्ट क्लास में क्या किया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी कहानी यहाँ पे रुकी थी दैट इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न, अच्छा इसमें एक गलत बात है, अटेंशन टू माइनॉरिटी राइट्स इसके आगे लेस होगा। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में इस पर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। लेस अटेंशन टू कम्युनिटी, अरे यार यहाँ पे, यहां से लेस काट देना है, ये ध्यान रहे।
देखिए यहां पे वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है और यहाँ पे इंडियन सेक्युलरिज्म है, दोनों का अंतर एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, यही क्वेश्चन मैंने लिखने के लिए भी आपको दिया है कि भाई हाउ द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ द सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको जानना ही है। तो इसमें एक पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि इंडियन सेक्युलरिज्म बेसिकली स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स अलाउड, strict non-interference of the religion and the state in each other's affair। देखिए इसका मतलब क्या है, साधारण सी भाषा में, हिंदी वाले भी दुखी मत होना, सुनो। हमारे यहां बेसिकली व्हेन इट कम्स टू स्टेट, तो सेक्युलरिज्म कहता है कि स्टेट विल हैव नो रिलीजन। मतलब हमारे यहां जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है उसमें स्टेट विल हैव, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई रिलीजन नहीं होगा। लेकिन इसके साथ एक बात कही जाती है कि यह हर धर्म को बराबर नजर से देखेगा। कहने का मतलब क्या है कि स्टेट और रिलीजन के बीच स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा ऐसी बात नहीं कही जा रही है, कहा यह जा रहा है कि इंटरफेयर करेगा लेकिन हर रिलीजन को एक नजर से देखेगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। तो इंडियन सेक्युलरिज्म में देयर इज नो एज सच स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन। जबकि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में आप आते हो तो देयर इज लाइक a strict non-interference of the religion and the state in each other's affair। मतलब वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में जब आप आते हो तो जो स्टेट और रिलीजन है, अगर एक स्टेट है और इधर रिलीजन है तो इनके बीच एकदम क्लियर कट, मतलब इन दोनों के अफेयर्स में कोई संबंध है ही नहीं, कहीं से कोई संबंध। ये अलग एक मामला है समाज का, ये एक अलग मामला है समाज का। जबकि इंडियन सेक्युलरिज्म में आप क्या देख रहे हो, इंडियन सेक्युलरिज्म में बेसिकली स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर जरूर कर सकता है, संविधान खुद कहता है कर सकता है, लेकिन बस शर्त ये है बेसिकली कि भाई सबको बराबर नजर से देखना है, सबको बेसिकली बराबर नजर से देखना है, किसी से भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है जो आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मतलब अगर हाँ, इसका सिंपल सा मतलब है, ठीक है, कि इंटरफेयर जरूर कर सकता है लेकिन देखना बराबर नजर से। यहां पे वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या है कि कोई संबंध ही नहीं है स्टेट और रिलीजन के बीच, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। जैसे इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब अगर आप लोगों ने सुना हो श्लोक, वैदिक श्लोक है, श्लोक का एक छोटा सा हिस्सा है, सर्वधर्म समभाव। लिख लेना आप इसे, सर्वधर्म समभाव। इसको गांधी और विवेकानंद जैसे लोगों ने बहुत ज्यादा इसका, इस श्लोक का यूज, इस लाइन को यूज किया था ड्यूरिंग द डिफरेंट मूवमेंट्स, आंदोलनों के दौरान। गांधी हुए, विवेकानंद हुए। ये वैदिक श्लोक का एक छोटा सा हिस्सा है। सर्वधर्म सम, सम मतलब बराबर, सर्वधर्म समभाव, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि धर्म के तौर तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन हर धर्म का गंतव्य एक ही होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? देखो इसको अच्छे से लिखो, ऐसी चीजें ऐसे वगैरह में लिखना सीख जाओगे ना, धुआं धुआं उड़ा के आओगे आप लोग, 100-200 नंबर ऐसे में लेके आओगे। सर्वधर्म समभाव, गांधी विवेकानंद वगैरह ने इनको काफी यूज किया था, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है कि धर्म के रास्ते अलग हो सकते हैं, धर्म के रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल नहीं। बात समझ में आ रही है? कितनी सही बात कही गई है। देखो धर्म क्या है, एक रिलीजियस, एक प्रैक्टिस ही तो है। सेट ऑफ द प्रैक्टिस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन which actually is inculcating a belief system inside you
ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। यही तो है धर्म, और क्या है। ठीक है, एक संस्था है जो हमारे अंदर एक प्रकार की आस्था का विकास करता है बेस्ड ऑन सम ट्रेडिशंस एंड द प्रैक्टिसेस। सो वो ट्रेडिशंस एंड वो प्रैक्टिसेस, वो नॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म का उद्देश्य एक ही होता है, इंसान को बेसिकली इंसान बनाना। धर्म का रास्ता मतलब इंसानियत का रास्ता, गंतव्य सब धर्म का एक होता है। तो इंडिया एक्चुअली, इंडियन सेक्युलरिज्म को पॉजिटिव सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, और इज एक्चुअली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स। पीसफुल मतलब स्टेट सारे धर्म को एक नजर से देखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर धर्म का पीसफुल को एग्जिस्टेंस इंडियन सेक्युलरिज्म चाहता है, शांतिपूर्वक, ठीक है, सह अस्तित्व। हर धर्म शांतिपूर्वक सौहार्द की भावना बना के एक साथ रहे, और स्टेट उनको ऐसा ही ट्रीट करेगा। सो प्लीज कीप ऑन यूजिंग दिस वर्ड्स, ये सब वर्ड यूज करो, लिखो, नोट्स प्रॉपरली बनाओ। सर्वधर्म समभाव, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये सब बोलना लिखना आना पड़ेगा, तभी बेसिकली आपको मेंस की तैयारी कर रहा स्टूडेंट माना जाएगा। नहीं तो खाली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस करते रहोगे ना, तो जीवन भर पीटी वाली कैटेगरी में ही रह जाओगे। ठीक है, तो पहला बेसिक डिफरेंस। दूसरा बेसिक डिफरेंस जो हमने अभी रेक्टिफाई किया उसी को देख लेते हैं। ठीक है, अटेंशन टू माइनॉरिटी राइट्स। देखो, भारतीय धर्म जो निरपेक्षता है, ठीक है, वो हर प्रकार के सिविलियंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपने आप को इनकरेज कर, मैनिफेस्ट करता है। जिसे भारत की जो धर्म निरपेक्षता है वो कम्युनिटी बेस्ड राइट्स भी देखता है। सब माइनॉरिटीज को भी बेसिकली आपके संविधान में, ठीक है, विशेषाधिकार दिए गए हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 पता है ना, माइनॉरिटीज को अलग से दिए गए। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन सेक्युलरिज्म बेसिकली माइनॉरिटीज को भी, ठीक है, एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश, मतलब इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। माइनॉरिटीज को भी अपने दायरे में इंडियन सेक्युलरिज्म रखता है। ठीक है, माइनॉरिटीज को भी अपने दायरे में, जबकि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में देखा जाता है कि जो माइनॉरिटीज पर अटेंशन होता है, ठीक है, वो काफी कम होता है। माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन पर जो अटेंशन होता है वो काफी कम होता है। दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। एक ये आइडिया दिमाग में रखिएगा। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में बेसिकली इंडिविजुअल राइट्स का जो बेसिकली जो होता है ना, इंडिविजुअल राइट, अच्छा खैर छोड़िए, ये सब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये इससे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इज अ की कंसर्न, अटेंशन टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी वाली बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि इंडियन सेक्युलरिज्म में, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का बेसिकली प्रावधान है। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का प्रावधान है, मतलब स्टेट बेसिकली, चाहे वो माइनॉरिटीज हो चाहे वो मेजोरिटेरियन ग्रुप हो, ठीक है, उनको किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को, ठीक है, प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, यहां पे स्टेट और सेंटर ये बेसिकली एब्सोल्युटली अनइक्वल है, स्टेट और रिलीजन। तो किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किसी भी रिलीजियस मैटर में स्टेट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यहां पे इंडियन सेक्युलरिज्म में अलाउड है। जैसे मान लो कि अगर लगता है कि किसी माइनॉरिटी को सरकार एक प्रकार का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करके उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंडिया में दे सकती है, तो सरकार ऐसा करेगी। सरकार को ऐसे करने का अधिकार है। अगर उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर जो रिलीजियस ग्रुप है, मान लो माइनॉरिटी ही है, पिछड़ा हुआ है, तो इसको इनकरेज करने के लिए सरकार फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कर सकती है। उसको इनकरेज करने के लिए सरकार बेसिकली उससे जुड़ भी सकती है। ठीक है, सरकार को यह अधिकार है दैट वो हर धर्म को इक्वली ट्रीट करे, समथिंग लाइक दैट। तो फाइनेंशियली भी कॉन्ट्रीब्यूट करने का अधिकार है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में बेसिकली ऐसा किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, ऐसा किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वहां में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है
बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। माइनॉरिटीज पे इधर पुअर अटेंशन है, इधर माइनॉरिटीज पे भी इक्वल अटेंशन रखा जाता है, इक्वल अटेंशन रखा जाता है। यहाँ पे दिस एक्चुअली वर्क्स ऑन द इंडियन सेक्युलरिज्म एक्चुअली वर्क्स ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स। लेकिन यहां पे आप क्या लिखोगे, हेयर, ठीक है, रिलीजन एंड स्टेट आर द टू सेपरेट अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, two separate affairs of the society where one is not connected to other in any possible manner, something like that। तो इस तरीके से आप लोग एक 150 वर्ड का आंसर इस पर लिखने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन का जो मैं बता रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन जो है, इस पे एक 150 वर्ड का आंसर लिखना। मैं देखना चाहूंगा, आप लोग अगर चाहोगे उसे चेक कराना तो आप लोग पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना, और जो मेरे प्लस वाले स्टूडेंट्स हो वो तो हमारा जो आंसर राइटिंग का ग्रुप है उसमें पोस्ट करना आप लोग, ठीक है। आई विल कीप ऑन चेकिंग। मतलब जस्ट हैव सम फेथ, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपना बढ़ेगा आपका जब ऐसे काम आप करोगे ना, कि जब आपको लगेगा कि आप मेंस वाली सेगमेंट में हो, आया हुआ क्वेश्चन आप लिख रहे हो, आपसे लिखा जा रहा है, आप जानते भी हो, ठीक है, मजा आ जाएगा। फिर वो जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना गाइस, वो आने वाली 10 दिक्कतों को ऐसे ही संभाल लेता है। कॉन्फिडेंस गिरे रहने से ना इंसान वो काम में भी गलतियां करने लगता है जो वो जनरली जहां गलत वो नहीं करता है। कॉन्फिडेंस इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। अच्छा, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, चैलेंजेस टू सेक्युलरिज्म, ये भी आज क्लियर हो जाएगा, घबराना मत, ठीक है। सो ये सब जरा हम लोगों ने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म है क्या, उसका संवैधानिक प्रावधान, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म का डिफरेंस देख लिया। अब आ जाइए, जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ना, तो एक जरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आइए, दैट इज समान विधि संहिता, समान नागरिक संहिता, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको शॉर्ट में आजकल हम बोलते हैं यूसीसी। बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय, आप लोग को पता है दैट भारतीय संविधान भाग 4 जो बेसिकली डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 44 इसकी बातें करता है। ये सब तो पता है आपको, ठीक है, इतनी बातें तो आपको पॉलिटी में पता है, एंड आई नो कि ये बात आपको पता है कि स्टेट शैल ट्राई टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, पता तो होगा ही। सिविल का मतलब क्या होता है, घरेलू, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, कोड का मतलब कानून। तो देखिए, कानून की जब हम बात करते हैं ना, ठीक है, अगर एजीएस होगी अभी तो स्माइल करेगी ऐसी बातों पर, ठीक है, कैसी बातों पर, लॉ, ठीक है। तो देखिए, 2 स्फेयर होते हैं लॉ के, एक सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ। इसे कहते हैं घरेलू कानून, इसे कहेंगे आपराधिक कानून। तो ये कौन सा कानून है, सिविल लॉ जिसे आप कह रहे हो, ये कौन सा कानून है, घर संबंधित, नाम ही है घरेलू, मतलब क्या है, प्रॉपर्टी संबंधित कानून, मैरिज संबंधित कानून, अब मैरिज है तो डाइवोर्स संबंधित कानून, ठीक है, इनहेरिटेंस संबंधित कानून, इनहेरिटेंस मतलब कि जो संपत्ति है वो आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है, संपत्ति के ओनर के मरने के बाद, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है। प्रॉपर्टी संबंधित कानून, मैरिज संबंधित, डाउरी संबंधित कानून, ठीक है, ये सब बेसिकली क्या है, ठीक है, ये सब ऐसे जो कानून है वो बेसिकली सिविल लॉज कहे जाते हैं। और इनको छोड़ के बाकी सारे लॉ क्या कहे जाते हैं, खून खराबा, थप्पड़ लाठी, चोरी डकैती, ठीक है, रेप, मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग, ये सब क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्रिमिनल ऑफेंस की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखिएगा। इस कानून के लिए यूसीसी की बात की जाती है। यूसीसी की बात किसके लिए की जा रही है, इसके लिए नहीं, ऑफ कोर्स इसके लिए नहीं। यूसीसी इज एक्चुअली ओनली अबाउट द सिविल लॉज। क्यों यूनिफॉर्म होना क्यों जरूरी है, 2 मुद्दा है। देखो, अपने आप में पोटेंशियल क्वेश्चन है आने वाले टाइम का, 2022 के मेंस का भी हो सकता है, कि व्हाई यूसीसी इज इंपॉर्टेंट, राइट दिस क्वेश्चन, व्हाई यूसीसी, ये क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, 2 क्वेश्चन लिखिएगा इससे संबंधित, छोटे छोटे फॉर्म में लिखिए, व्हाई यूसीसी इज नीडेड,
समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, एंड चैलेंजेस टू यूसीसी। यही सब क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है ना यार, यही सब तो पूछता है। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की पीछे की चुनौतियां क्या है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट दिस क्वेश्चंस। ये दो मुद्दे जरूर आपको पता होने चाहिए व्हेनेवर कि भाई कहीं भी यही बात होगी कि जो समान नागरिक संहिता है उसकी आवश्यकता क्या है, और दूसरा समान नागरिक संहिता को लागू करने में चुनौतियां क्या है, ठीक है। तो देखिए समान नागरिक संहिता क्या होता है। समान नागरिक संहिता वही ना कि सारे घरेलू कानून हर सोशल ग्रुप के लिए एक जैसा हो। सारे सोशल ग्रुप के लिए, मतलब सोशल ग्रुप मतलब हर रिलीजन हर कास्ट के लोगों के लिए जो सिविल लॉ है ना वो एक जैसे हो जाए। सबकी शादी एक जैसे हो, सबका तलाक एक जैसे हो, सबके प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस लॉ एक जैसा हो, सबको डाउरी से संबंधित कानून सबके लिए एक जैसे हो, प्रॉपर्टी से लैंड से संबंधित सब कानून सबके एक जैसे हो, ठीक है। इस तरीके से सिविल लॉज सबके एक हो जाए, इसी को आप कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये तो बात समझ गए, क्रिमिनल लॉ से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भाई इसकी जरूरत क्यों है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ पॉइंट्स आप सोच भी सकते हैं, बट मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत तो यह है कि सबसे पहले समाज में इनइक्वालिटी को यह कम करेगा, असमानता को यह क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसमें तो कहीं से कोई शक नहीं है। कैसी असमानता? सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता को बेसिकली ये क्या करेगा, कम करेगा, जो कि डायर नीड है आज के वर्तमान भारतीय समाज की। दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति इससे काफी सुदृढ़ होगी। मतलब वुमेन इंपावरमेंट में आप एक पॉइंट यहां से भी ऐड कर सकते हो। देखो कहां कहां से कड़ियां जुड़ेंगी, ठीक है। वुमेन वाला पढ़ रहे थे तो कभी भी यूसीसी नहीं आया ना, लेकिन यूसीसी पढ़ रहे हैं तो वुमेन वाले मुद्दे पर एक पॉइंट आपको मिल गया। महिलाओं के सशक्तिकरण में यूसीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब पूछो कैसे, ठीक है। देखो आज तक का जो समाज रहा है वो समाज बेसिकली, इसको समान नागरिक संहिता कहते हैं। समान, हिंदी में नहीं लिख रहा था मैं, नागरिक। आज तक का जो भी समाज रहा है वो बेसिकली नर प्रधान समाज रहा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी रहा है। तो कहीं ना कहीं कानून पर भी, सामाजिक परंपराओं पे भी, नॉर्म्स पे भी, ठीक है, ट्रेडिशंस पर भी पैट्रियार्कल माइंडसेट का आपको प्रभाव दिखता है। मतलब आज पंचायत में 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लोकसभा राज्यसभा में अभी भी रिप्रेजेंटेशन कम है, विधानसभा में महिलाओं का, इजंट इट दिस पैट्रियार्की लेजिस्लेशंस, पैट्रियार्कल लेजिस्लेशंस। सो अगर यूसीसी होगा ना, ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली महिलाओं के जो साथ पक्षपात हुआ है व्हेन इट कम्स टू द लॉ आल्सो, ठीक है, वो भी बेसिकली क्या होगा, समाप्त होगा और उनका सशक्तिकरण होगा। यूसीसी होगा तो सुप्रीम कोर्ट को अलग से तलाक 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 वाला सिस्टम खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सबके लिए अगर एक कॉमन तलाक की कोई ऑथेंटिक प्रक्रिया होगी तो इसके लिए तलाक, उसके लिए तलाक, समझ रहे हो, तलाक तलाक तलाक। महिला के साथ इससे ज्यादा इनइक्वालिटी और कैसे हो सकती है। कि शादी करने के लिए आप कर लीजिए, छोड़ने के लिए आपको सिर्फ 3 शब्द बोलना पड़ेगा, वो भी फोन पे ही। तो महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा सशक्तिकरण होगा अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है तो। क्योंकि सिविल लॉज या फिर अगर हम लेजिस्लेटिव स्पेयर ही अपने समाज का देखें तो पक्षपात महिलाओं के साथ जबरदस्त हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल माइंडसेट। सो दूसरा, आपको दूसरी आवश्यकता है, मतलब एक इक्वालिटी कम करेगा इसलिए चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है इसलिए चाहिए बेसिकली। समझ में आ रही है बात? अच्छा देखिए, बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुपिंग के लिए, बहुत सारे ऐसे पर्सनल या सिविल लॉज हैं जिनमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। अब इतनी डाइवर्सिटी है इन कानूनों में, इतना अलग है ये, और बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, कई बार तो बेसिकली लोकल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस पर आधारित ये कानून होते हैं। तो उनमें ना लूप होल्स चला आता है और उस लूप होल का फायदा उठाया जाता है अक्सर, हाँ, किसी विक्टिम को एक्सप्लॉइट करने के लिए।
बाय द वन हु हैज द पावर एंड द प्रिविलेज। सो वैसे किसी भी प्रकार के लूप होल को बेसिकली यूसीसी क्या करेगा, समाप्त करेगा। वैसे किसी भी प्रकार के लूप होल को बेसिकली यूसीसी क्या करेगा, समाप्त करेगा। वोट बैंक की राजनीति, ठीक है, वोट बैंक जो पॉलिटिक्स है उस पर भी कहीं ना कहीं एक जबरदस्त रोक लगाएगा। कैसे, जब कानून ही एक प्रकार का होगा तो किसी कानून का झांसा देकर किसी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को कोई बहका तो नहीं सकता है ना, कि तुम आओ बेसिकली हमको जिताओ, ट्रिपल तलाक हम शुरू करवा देंगे, समथिंग लाइक दैट। अगर एक ही कानून सबके लिए है सिविल स्फेयर्स में, तो किसी कानून का को समाप्त करने का झांसा, किसी कानून को शुरू करने का झांसा कोई नहीं दे सकता है ना। सो कहीं ना कहीं बेसिकली जो मास मोबिलाइजेशन है इससे रोका जा सकता है, अर्थात जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिल सकती है। तो इस तरीके से मतलब इतने बड़े बड़े कारण तो आपको दिख गए। इनइक्वालिटी कम करेगा, वुमेन को इंपावर करेगा, पर्सनल सिविल लॉज में जो लूप होल्स है, वैसे लूप होल्स जिनका अब्यूज होता है टाइम टू टाइम, वो खत्म होगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स बेसिकली है उसको समाप्त करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। एक प्रोग्रेसिव समाज की नींव रखी जाएगी, प्रोग्रेसिव समाज, सुधारात्मक समाज क्रिएट किया जाएगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे सिविल लॉज हैं जो आज भी बहुत सारे पुरातन काल के एंशिएंट नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस पर ही आधारित है फॉर अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ापन दूर होगा, सुधारात्मक रास्ते पर समाज आगे बढ़ेगा। अगर कीपिंग इन आई द प्रेजेंट नीड्स एंड सिचुएशन ऑफ द टाइम, अगर प्रोग्रेसिव लॉज हो तो समाज भी प्रोग्रेसिव होगा। सो एक प्रोग्रेसिव समाज की नींव रखने की जरूरत भी है और उसमें हेल्पफुल भी होगा। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, प्लीज कीप ऑन नोटिंग इट डाउन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हैं कि भाई यूसीसी की जरूरत क्यों है, यूसीसी की जरूरत क्यों है। अच्छा, इसके अलावा और भी आप पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ठीक है। छठा भी आप लिख सकते हो, जुडिशियल ईज, न्यायिक सुविधाओं को भी बेसिकली एक राहत मिलेगी। जुडिशियल ईज भी इससे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि अब एक हिजाब वाला मामला आता है और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बेंच ऑफ द जजेस को कुरान पढ़ना पड़ जाता है, पता नहीं किन किन, ठीक है, फकीरों से, और क्या क्या ज्ञान उन्हें प्राप्त करना पड़ जाता है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल प्रोसेस बहुत बार, ठीक है, किसी ट्रेडिशनल लॉ की वजह से उसकी तह में जाकर जजमेंट देने के लिए मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हेक्टिक हो जाता है। तो एक तरीके का न्यायिक राहत भी यूसीसी प्रोड्यूस करेगा कि कोई डिलेमा नहीं, ठीक है, ये कानून है, इसके आधार पे तुम्हें फैसला देना है। So it will definitely relax या produce the idea of the judicial ease। ease मतलब आसानी, जो कि need of the time है, which is actually the need of the time। because जो judicial pending, जो कोर्ट, जो केसेस का बैकलॉग हमारी जुडिशियरी के ऊपर है, वो ऑलरेडी हमारे देश के जस्टिस सिस्टम के को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है हर सेकेंड। तो इस तरीके का लॉ, इस तरीके का लीगल प्रीमाइस डेफिनेटली उनके लिए एक राहत की सांस, ठीक है, या ऑक्सीजन का सिलेंडर बनकर आएगा, जो कि देश के हित में है। तो यू हैव एन नंबर ऑफ 6-7 पॉइंट से आराम से आप लोग बड़े से बड़ा आंसर इसको इलैबोरेट करके लिख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन था कि यूसीसी को चैलेंजेस क्या क्या है हमारे देश में। इसको सरकार जब बेसिकली लागू करने जाएगी, अच्छा इसमें तो आप लोग खुद से भी और पॉइंट ऐड करो ना यार। जैसे मान लो कि इसमें तो और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो ना। 7, टू चेक कम्युनलिज्म, यूसीसी टू चेक कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता को भी तो इससे राहत मिलेगी ना, टू चेक कम्युनलिज्म, ये भी तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? बहुत सारे पॉइंट है और सोचोगे तो और भी पॉइंट आपको पता चलेगा। अब यूसीसी को चैलेंजेस क्या क्या, सरकार अगर बेसिकली इसको लागू करना चाहती है तो इसको चुनौतियां क्या क्या है, समझ में आ रही बात? अब चुनौतियां खुद से सोच सकते हो आप।
ठीक है, सबसे पहली चुनौती तो यही है गाइस, ठीक है, कि इंटरफेरेंस विथ आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, यहां पे एक कंफ्लिक्ट प्रोड्यूस होने का बहुत बड़ा डर है, जो कि डेफिनेट होगा। मतलब सेक्युलरिज्म क्या कहता है, हर धर्म को, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक वर्ग हो, अपना धर्म चुनो, अपने हिसाब से चलाओ। अब तुम बेसिकली, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं इंडिया में धर्म से है। जैसे कहां पे मैं बता रहा था पीछे, लॉ वाली बात कहां बताया था यार, हाँ, बहुत सारे, शादी, तलाक, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं हमारे देश में जिनका कहीं ना कहीं संबंध, ठीक है, ट्रेडिशंस, धर्म से है, धर्म से जुड़ी हुई वो बातें हैं, ठीक है। और सिविल लॉ में कहीं ना कहीं उस आस्था को इंटैक्ट रखा जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के चक्कर में बहुत बार ऐसा एक केस डेफिनेट सामने आएगा कि धर्मनिरपेक्षता के आइडिया से क्लैश, वही है ना, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, हंगामा हो गया, सीधा बात धर्म पे पहुंच गया कि नहीं, ये तो हमारे धर्म के, ये तो बेसिकली हमें हमारे मौलिक अधिकार से अलग किया जा रहा है, हमें तो अपना धर्म, अरे यार शादी धर्म से कहां जुड़ गया, शादी को धर्म से क्यों जोड़ा, शादी को भगवान से, कुरान से क्यों जोड़ा। शादी बेसिकली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, मैरिज इज नथिंग बट अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इसको धर्म से, भगवान से क्या जोड़ना, समझ में आ रही है बात। फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, इसको धर्म से, भगवान से क्या जोड़ना। तो कहने का मतलब वही है कि पहला सबसे बड़ा चैलेंज तो देखने को ये आएगा कि वो बेसिकली सेक्युलरिज्म के आइडिया से इंटरफेयर करेगा और यहां पे विवाद पनपेगा। इसको हैंडल करना प्रॉपरली बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, इंटरफेरेंस विद द आइडिया ऑफ द सेक्युलरिज्म, ठीक है, कंफ्लिक्ट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, ये होना ही है, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तीसरा आप ये लिख सकते हो कि मल्टी एथनिक सोसाइटी में, इंडिया जैसे मल्टी एथनिक सोसाइटी में, ठीक है, ऐसा यूनिफॉर्म लॉ ड्राफ्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक, मेरे को यूनिफॉर्म लॉ ड्राफ्ट करना ही भारी मुसीबत है। इतने प्रकार के लोग हैं, इतने रंग रूप के लोग हैं, इतने तरह तरह के लोग हैं, ठीक है, कि वो अपने आप में एक बहुत भारी मुसीबत है कि कोई एक कानून ऐसा बना दिया जाए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, समझ रहे हो। तो दीज आर सम लाइक क्लियर कट चैलेंजेस जो सरकार के समक्ष आनी ही आनी है, ठीक है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की बात की जाएगी। दैट सेक्युलरिज्म के आइडिया से कंफ्लिक्ट प्रोड्यूस होगा ही होगा, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स विवादें उठाएंगे, एक बहुसंजातीय समाज में ऐसा एक कानून सबके लिए समरसता के साथ बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी आफत की जड़ है। So these are some big challenges when it comes to the implementation of basically the uniform civil code. अच्छे से आप लोग प्रॉपरली इसको इलैबोरेट करके लिख लेना यार, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है। ये प्रोबेबल जो ये दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, ये हो सकता है 2022 का, 2023 का दो क्वेश्चन गारंटी हो, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत गर्मा गर्म वाला मामला है, और पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, भारत में यूसीसी की जरूरत क्यों है, या भारत में यूसीसी को लागू करने के क्रम में चुनौतियों पर विचार कीजिए या प्रकाश डालिए, ठीक है। ऑल राइट, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहानी हो गई। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद अगर मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत में अब जब सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, तो अब जब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं जो यहां पे दिया गया है, ये क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म,
हाँ, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान भारत में चुनौतियां क्या क्या है, चैलेंजेस टू सेक्युलरिज्म। अब सब कुछ पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग आराम से जवाब दे दोगे। देखो किसी भी पॉइंट में जो लिखूंगा ना मैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, इसका जवाब आपको पता है। चैलेंजेस टू सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, यस और नो, ठीक है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, सब आपको पता है, धार्मिक कट्टरपंथी, ठीक है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, सब समझ चुके हो, सारा आंसर आपको पता है, ठीक है। उसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये वही वाली बात है, लेकिन इसको आप एक सेपरेट पॉइंट के रूप में आराम से लिख सकते हो, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये सब है कि नहीं, दीज आर द चैलेंजेस, ठीक है। मल्टी एथनिसिटी ऑफ इंडिया, ये अपने आप में एक चैलेंज है। मल्टी एथनिसिटी, इंडियन सेक्युलरिज्म बेसिकली माइनॉरिटी राइट्स को भी, ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स के सेक्युलर इंग्रेडिएंट पर भी उतना ही ध्यान देता है। और भारत में जब एथनिसिटी की बात करें तो इसकी संख्या कभी कोई काउंट कर ही नहीं सकता है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म को अपने आप में इस एथनिसिटी से एक चैलेंज है। भारत की विविधता ही भारत के धर्मनिरपेक्षता को सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। सो सांप्रदायिकता हो गया, धार्मिक कट्टरपंथ हो गया, बेसिकली राजनैतिक विचलन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन द जाति एंड धर्म, ये अपने आप में एक बहुत गंदा मुद्दा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स का मतलब आप समझ ही रहे हो, जो जाति और धर्म के नाम पे खेला जाता है। मल्टी एथनिसिटी, मल्टी एथनिसिटी का मतलब बेसिकली भारत की विविधता। उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, मौकावाद की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, कि किसी के घर में कहीं पे अगर बीफ बच रहा है तो वहां पे दंगा करवा दो, ठीक है, और कहीं पे किसी मुसलमान से कोई गलती हो गई तो वहां पे हिंदू से दंगा करवा दो। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, चाहे समाज का जो हो जाए, लेकिन ये कर्म करने से कहीं धर्म सभा करवा लो, ठीक है, कहीं धर्म सभा करवा लो। अगर राहुल गांधी को बेसिकली केरला में मुसलमानों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है तो वो केरला चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, द पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। ये अपने आप में बेसिकली सेक्युलरिज्म को एक बहुत गंदा चैलेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचोगे ना, बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो इसमें। मतलब अब एक एक बात आपको बेसिकली पता है, एक एक बात आपको पता है अच्छे से, बेसिकली बस दिमाग शांत रख के प्रॉपरली नोट्स बनाना, ठीक है, और दिमाग में सब कुछ रिटेन करते हुए आगे आप लोग को बढ़ना है, ठीक है। किताब भी मैं इस पर आप लोग को बेसिकली बता चुका हूं। अगर आप लोग, अब थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी है। एक तो सबसे पहले इन सारी चीजों को आप लोग, मतलब हमेशा आप लोग इसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे अगर आप लोग ये क्लास करते रहे प्रॉपरली, तो यकीन मानिए मेंस की प्रिपरेशन इस क्लास के बिना तो असंभव है। ये क्लास होती रहनी चाहिए। और इसके अलावा बेसिकली किताब भी मैंने आप लोग को बताया था कि भाई दो किताबें मैंने आपको बताई थी। एक राम आहूजा की किताब थी होपफुली। अब थोड़ा पढ़ना जरूरी है, थोड़ा रीडिंग और राइटिंग का हैबिट आपके अंदर होना जरूरी है स्लोली। और राइटिंग के लिए सबसे पहले जरूरी होता है रीडिंग। अब रीडिंग का टाइम आ चुका है, अब आप लोग लीगली मेंस की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो चुके हो। तो राम आहूजा की आती है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। भारत की सामाजिक समस्याएं करके आता है हिंदी में, एक किताब थी। और एक बहुत मोटी किताब है लेकिन बेसिक है, समझने के लिए काफी हेल्प मिलेगा। बहुत सारे मुद्दों को मैं आपसे पढ़ने के लिए बताऊंगा आपको। इंडियन सोशियोलॉजी, हाँ सोशियोलॉजी की किताब है।
एस चांद पब्लिकेशन की आती है, एस चांद पब्लिकेशन की एन चंद्रशेखर राव। बहुत सिंपल सी भाषा में लिखी गई, इंडियन सोसाइटी पर, इंडियन सोसाइटी पर ही ये सोशियोलॉजी वाली बुक है। एन चंद्रशेखर की जो है सोशियोलॉजी इंडियन सोसाइटी, एस चांद पब्लिकेशन की। ये दोनों किताब बेसिकली मैंने आप लोग को बताई थी। और ये मत समझिएगा कि सिर्फ इंडियन सोसाइटी में ये किताबें आपको हेल्प करेंगी। ये किताबें आप लोगों को बेसिकली कहां कहां हेल्प करेंगी, देखिए जीएस पेपर 1 में, ऐसे वाले टॉपिक पे, ठीक है, गवर्नेंस वाले एरियाज में, मतलब ये सब मल्टी डायमेंशनल एरियाज हैं, मतलब इंटरकनेक्टेड एरियाज हैं। तो ये दो किताब होना मतलब कंपलसरी है। यूपीएससी, ये दो वो किताबें हैं जो यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहा है ना, जिनके पास इनएविटेबल नहीं होता है, इंडिस्पेंसेबल होना ही है। जैसे लक्ष्मीकांत वो किताब है जो होना ही है, ऐसी ये दो किताब है जो मेंस की तैयारी में आपके पास होना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्युलरिज्म वाली कहानी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारा मुद्दा हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने आप लोग के साथ डिस्कस भी किया। आज की कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। जाने से पहले इतना जरूर बता दूंगा, एक बार याद दिला देता हूं कि हो सकता है कल मैं क्लास ना, हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर। ठीक है देयर इज सम इशू, उनकी तबीयत तो ठीक है बट थोड़ी सी दिक्कत है, लाइक शी इज लाइक इनटू अ काइंड ऑफ सम माइल्ड डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। आई जस्ट वांट टू गेट द थिंग्स अटेस्टेड। ठीक है, तो अब माता के साथ यार ऐसे समय में नहीं रहा तो कब रहा। ठीक है, तो स्टडी विद अभिषेक _अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल AR101, जाने से पहले लाइक जरूर करना। मैंने ये नहीं कहा कि कल क्लास नहीं होगी, हो भी सकती है, बट एक प्रोबेबिलिटी है कि कल शायद ना हो। ठीक है, अच्छा, मोर देन दैट, सब्सक्रिप्शन वाली बात आप लोग को पता है। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, फील फ्री टू टॉक टू मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। सब्सक्रिप्शन दो प्रकार की बातें आपको पता है ना, प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक में पर्सनल मेंटर पे हेल्प मिलती है, और आइकॉनिक में आपको आंसर राइटिंग पे भी हेल्प मिलती है। 10% ऑफ कोड यूज करने पे मिलेगा। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप अलग से ले सकते हो। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, गो फॉर द कॉम्बैट। CSE अश्योर का आपको पता है, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट प्लान है अनअकैडमी का। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो अल्टीमेट होता है। 2 साल सबसे परफेक्ट टाइम है प्रिपरेशन के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 2 साल लगता है, लेकिन तुम्हारे पास बेसिकली 2 साल होना चाहिए। कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर होता है ना नॉर्मली, तो मैंने देखा हुआ इधर, मुझे भी तो कोई जमाना नहीं हो गया ना पढ़ाते हुए, मेरे भी तो मुश्किल से 1-1.25 साल। मैंने देखा है स्टूडेंट 7-8 महीना जब होते होते ना वो परेशान होने लगते हैं। तो ये बेस्ट प्लान है। 2 साल में 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। कोड का नियम आप लोग याद रखना, अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग चाहिए तो आपको कोड यूज करना होता है। और EMI वगैरह पे कोई भी हेल्प चाहिए, तुम्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, जस्ट गिव मी अ मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम, बाकी मैं देख लूंगा। और EMI एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं लगना है। कीप दैट थिंग इन द माइंड। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, कुछ कमेंट वगैरह लिखना हो तो लिखना। कल मिलते हैं, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो कल मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो वेडनेसडे से कहानी तो शुरू हो ही जाएगी। प्रॉपरली नोट्स बनता रहे और मुझे मिस करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।